Okay, BSc first year. So today we'll see about aflatoxins. Okay, so today we'll see about aflatoxins. सो एफ्लाटॉक्सिन्स क्या है? दीज आर द फैमिली ऑफ टॉक्सिन जो कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं हमारे सर्टिन फंजाई जो होती हैं दैट आर मेनली फाउंड ऑन द एग्रीकल्चर क्रॉप, जैसे कि हमारा मेज हो गया, पीनट्स होगी, कॉटन सीड्स होगी, ट्री नट्स होगी। तो एफ्लाटॉक्सिन्स हमें उन चीजों से मिलता है। सो एफ्लाटॉक्सिन्स आर मेनली अ फैमिली ऑफ टॉक्सिन्स और ग्रुप ऑफ माइकोटॉक्सिन जो हमें सर्टेन फंजाई से मिलता है, जैसे कि एस्परगिलस फ्लेबस और एस्परजिलस पैरासाइटिकस। तो ये हमारी फंजाई की फैमिली है, वहां से हमें मिलता है सर्टेन फंजाई जो मेनली हमें एग्रीकल्चर क्रॉप में देखने को मिलता है, जैसे कि कॉर्न्स हो गए, मेज हो गया, पीनट्स हो गए, कॉटन सीड्स हो गई, ट्री नट्स हो गए। तो वहां भी हमें ये चीज जो है वो मिलने देखने को मिलती है। देन आता है हमारा these fungi food grains intest food grains such as groundnut, maize, parboiled rice, sorghum, wheat, rice, cottonseed, tapioca under condition of improper storage and produce aflatoxins of which V1, G1 are the most potent hepatotoxin in addition to being carcinogenic। तो क्या है? मेनली ये हमें इन फूड से मिलता है जो एग्रीकल्चर क्रॉप होते हैं, जैसे कि मेज, पीनट्स, कॉटन सीड, ट्री नट्स हो गए, हमारा कॉटन सीड्स, राइस हो गए, व्हीट हो गए। तो अगर हम इन चीजों को इन प्रॉपर स्टोरेज में रखें, मतलब प्रॉपर स्टोरेज उसकी हम ना करें, तो देयर में भी चांसेस कि वहां पे क्या है जो टॉक्सिन्स है वो प्रोड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, फिर वो हमें कोई भी कार्सिनोजेंस, मतलब उनमें कार्सिनोजेंस जो होते हैं, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती हैं, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कार्सिनोजेन ज्यादा कैंसर कॉजिंग एजेंट, तो उसकी वजह से हमें कैंसर होने के भी चांसेस रहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिन आर मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। सो इसमें सबसे ज्यादा फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वो कि हमारे टॉक्सिन्स की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, तो दैट वुड बी द मॉइस्चर। मॉइस्चर कैसा है और टेम्परेचर कैसा है। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है तो उसे एक पर्टिकुलर मॉइस्चर और पर्टिकुलर टेम्परेचर की उसको जरूरत होती है। तो उसमें क्या करना है हमें, जो भी है हमें जो पर्टिकुलर मॉइस्चर और टेम्परेचर में हमें उस चीज को रखना है, हमें ये देखना है कि उसके लिए कौन सा टेम्परेचर और कौन सी चीजें जो है वो अच्छी हैं, हमें उसको उसी चीज में रखना है। The next comes to aflatoxicosis is quite public health problem in India। तो अगर हमने ये टॉक्सिन जो है अगर उसमें प्रोड्यूस हो जाए और हम उसको कंजप्शन हम उसकी कर ले, तो देयर में भी चांसेस कि उसमें क्या हो सकता है, हमें एफ्लाटॉक्सिकोसिस होने के चांसेस रहते हैं, मतलब टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हमें रहते हैं। कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। Crucial factor in the prevention of fungal contamination of food grain is to ensure their proper storage after drying. If food is contaminated, it must not be consumed. Crucial factor जो है कि कैसे हम fungal contamination को हम prevent कर सकते हैं, तो इसमें क्या है उनकी proper storage हमें करनी है, प्लस उनको properly हमें dry करके रखना है। अगर हम उनको properly store नहीं करेंगे, proper dry नहीं करेंगे, देयर में भी चांसेस कि वहां पे जो फंजाए है वो वहां पे ग्रो कर जाए और जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट्स हैं वो टॉक्सिक हो जाए। तो उसको हमें अच्छे से करना है। और अगर हमारा फूड जो है वो टॉक्सिक हो चुका है या टॉक्सिसिटी वहां पे मतलब टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो चुके हैं, वहां पे आ चुका है, फंजाई वहां पे ग्रो कर चुका है, तो वो जो फूड है उसको हम कंज्यूम करके नहीं रखेंगे। देन नेक्स्ट कम्स टू एर्गोट। एर्गोट क्या होता है हमारा? ओके, सो नेक्स्ट इज द एर्गोट। अगर एर्गोट होगा तो एर्गोटिज्म भी होने के चांसेस रहते हैं। सो एर्गोट क्या है? इज नॉट अ स्टोरेज फंगस बट अ फील्ड फंगस। ये क्या है? कोई स्टोरेज की वजह से कोई अगर जब हम किसी फूड को स्टोर करके रखते हैं वो तब नहीं होता, जैसे कि हमारे एफ्लाटॉक्सिन्स भी होता है, वो तब नहीं होता। वो कब होता है? वो हमारी फील्ड में ही हो जाता है। जैसे कि हमारे जो भी फूड्स होते हैं अगर जब वो फील्ड में है, जैसे कि हमारी वीट हो गई, वीट लगती है ना फील्ड में, तो
उसी टाइम पे क्या होता है उनमें, जैसे बाजरा, राई, सॉर्गम और वीट, उनमें क्या होता है कि अगर उनमें कोई भी फंगस लग जाती है, मेनली एर्गोट फंगस लग जाती है, तो वो क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो क्या है, कंटेमिनेटेड हो जाता है. Fungus grow as a blackish mass and the seeds become black and irregular and are harvested along with the food grains. Consumption of ergot infested grain lead to ergotism. तो क्या है, फील्ड में जब हमारे वीट, राई, बाजरा, सॉर्गम, ये सारी चीजें लगी होती हैं, अगर उसमें उस टाइम पे एर्गोट फंगस आ जाती है, तो देयर में भी चांसेस कि वो जो हमारी पर्टिकुलर चीज है वहां पे ब्लैकिश मासेस आ जाते हैं, या फिर जो उसके सीड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं. और अगर हम उन चीजों को इंजेस्ट कर ले, अगर हम उन चीजों की कंजप्शन कर ले, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को एर्गोटिज्म हो जाए. एर्गोटिज्म इज नथिंग बट इट्स अ लॉन्ग टर्म एर्गोट पॉइजनिंग, मतलब हमने जो कंटेमिनेटेड फूड लिया है उसके कारण हमें क्या है, पॉइजनिंग हो गई है, तो उसको बोलते हैं हम एर्गोटिज्म. इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नोशिया हो गया, रिपीटेड वॉमिटिंग होगी, गिडीनेस होगी, ड्राउजीनेस होगी. पेशेंट को 24 टू 48 जब वो इंजेक्शन करता है एर्गोट ग्रेन्स की, तब उसके बाद जो है 24 टू 48 आवर्स के बाद जो है ये सिम्टम अराइज होने शुरू होते हैं. अगर क्रॉनिक केस, मतलब अगर पॉइजनिंग जो है बहुत ज्यादा हो गई है, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल क्रैम्प्स हो सकते हैं लिम्स में, और देयर में भी चांसेस कि गैंग्रीन भी पेशेंट को हो सकती है. और ये क्या है, एर्गोट इन्फेस्टेड ग्रेन्स कैन बी इजिली रिमूव बाय फ्लोटिंग देम इन 20% ऑफ सॉल्ट वाटर. अगर कोई भी हमारा जैसे वीट, राई, बाजरा, अगर उसमें एर्गोट फंगस लग गई है, तो वी कैन इजिली रिमूव दैट बाय फ्लोटिंग द ग्रेन्स इनटू 20% ऑफ द सॉल्ट वाटर. अगर हम उसको 20% ऑफ सॉल्ट वाटर में अच्छे से फ्लॉट कर दें, तो देयर में भी चांसेस कि जो हमारे ग्रेन में इन्फेस्ट ग्रो एर्गोट जो फंगस जो लग गई है, वो हम उसको इजिली रिमूव कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय हैंड पिकिंग और एयर फ्लोटेशन. ये वो हम इजिली हैंड पिकिंग और एयर फ्लोटेशन के साथ भी हम उसको रिमूव कर सकते हैं. Then next comes to आर्गीमोन ऑयल कंटेमिनेशन एपिडेमिक ड्रॉपसी. सो नेक्स्ट आता है हमारा आर्गीमोन ऑयल कंटेमिनेशन. आर्गीमोन ऑयल क्या होता है, आर्गीमोन ऑयल क्या है, जो भी हमारे ऑयल्स होते हैं उससे एपिडेमिक ड्रॉपसी भी हम उसको बोलते हैं, कि उसकी वजह से वो होने के चांसेस रहते हैं. मेनली हमारा आर्गीमोन ऑयल होता क्या है, इट्स एक्सट्रैक्टेड, जो हमारी आर्गीमोन सीड्स होती हैं उससे हम ये ऑयल निकालते हैं, और उसको हम सनफ्लावर ऑयल या फिर सीसम ऑयल के साथ उसको मिक्स करते हैं, ताकि हम उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकें. मेनली अगर हम इन ऑयल्स को बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि कुछ भी हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और मेनली हमारे अमंग चिल्ड्रंस में हमें जो भी है वो देखने को मिलते हैं. So, outbreak of epidemic dropsy are reported in India. The cause of epidemic was not known until 1926, when Sarkar ascribed it to the contamination of mustard oil with the argemone oil. This toxic substance interfere with the oxidation of pyruvic acid, which accumulates in the blood. सो मेनली जो एपिडेमिक ड्रॉपसी थी वो हमारे ये जो एपिडेमिक था ये कब हुआ था, इन द 1926. बट जब ये हुआ था तब हमें उसका एग्जैक्ट कोर्स नोन नहीं था कि ये किस वजह से हुआ है. बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बोला कि जब भी कोई मस्टर्ड ऑयल अगर हमारा कंटेमिनेट हो गया है, उसके साथ हम आर्गीमोन ऑयल को मिक्स करते हैं, और जब उसकी कंटेमिनेशन हो जाती है, तो मे बी उसकी वजह से हमें एपिडेमिक ड्रॉपसी जो है वो हो जाता है. दिस टॉक्सिक सब्सटेंस इंटरफेयर, और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये हमारा इंटरफेयर करता है, जो भी हमारी पायरुविक एसिड हमारी बॉडी में होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो वो उसकी ऑक्सीडेशन के साथ इंटरफेयर करता है, जो हमारे ब्लड में अकोमुलेट होती है. जब वो उसके साथ अकोमुलेट होने के साथ साथ उसको क्या है, इंटरफेयर करेगा, उसको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को क्या है, कोई भी हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. These symptoms may include non-inflammatory bilateral swelling of legs, दोनों legs में swelling हो सकती है, associated with diarrhea patient को हो सकता है, dyspnea होने के chances रहते हैं, cardiac failure होने के chances रहते हैं, और sometimes death भी patient की हो सकती है. और कुछ patients ऐसे होते हैं जिनमें ग्लूकोमा भी हो सकता है. ग्लूकोमा इज आई रिलेटेड प्रॉब्लम. ठीक है, तो ग्लूकोमा क्या है, पेशेंट को जब अगर एपिडेमिक ड्रॉपसी हुई है तो ग्लूकोमा भी हो सकता है, जिससे हमारी
आईज की जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो क्या है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं। तो आई जो होती है, आईज की जो ऑप्टिक नर्व्स होती है हमारी, वो डैमेज हो जाती हैं। देन आता है डेथ रेट वेरीज फ्रॉम 5 to 50%। ये 5 to 50% जो है वो वेरी करता है। कंटेमिनेशन ऑफ मस्टर्ड और अदर ऑयल्स विद आर्गेमोइन ऑयल मे बी एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट। सीड्स ऑफ आर्गेमोन मैक्सिकाना prickly poppy closely resemble mustard seeds. The plant grow wild in India. It has prickly leaves and bright yellow flowers. तो मेनली हमारा यही है, हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो भी हमारी एपिडेमिक ड्रॉपसी क्या है। मेनली सबसे पहले एपिडेमिक ड्रॉपसी जो हुई थी 1926 में हुई थी, जब उसका कॉज किसी को नहीं पता था कि वो किस वजह से हुई है। बट आफ्टर दैट उसके बाद हमें पता चला कि ये जो है ये मस्टर्ड ऑयल, अभी जब हम आर्गेमोइन ऑयल के साथ उसको मिक्स करते हैं और अगर उसकी कंटेमिनेशन हो जाए, उसकी वजह से चांसेस होते हैं कि ड्रॉपसी हमें हो जाए। बिकॉज वो क्या करते हैं, जो भी उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जब भी हमारा पायरुविक एसिड जो हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होता है, अकमुलेट होता है ब्लड में, तो उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन के साथ वो इंटरफियर करते हैं, तो चांसेस होते हैं। और जब ये हमें हो जाता है तो देयर में भी चांसेस की बायलिटरल स्वेलिंग हो सकती है, लेग्स की डायरिया हो सकता है, डिस्निया हो सकता है, कार्डियक फेलियर और या फिर डेथ भी हमारी हो सकती है। बट डेथ रेट में वेरी फ्रॉम 5 to 5%। देयर में भी चांसेस की ज्यादा हो और बट वो कम भी हो सकती है। The next comes to crotalaria और wheat seed contamination। wheat seed contamination, wheat क्या होता है पता है किसी को? wheat seeds क्या होती हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर, मैरिजुआना सीड्स को सुना है? सो बीट सीड्स तुमने सुना होगा, जो लोग ड्रग्स लेते हैं उसमें ये सारी चीजें आती हैं, हमारा मैरिजुआना हो गया, ये सारी चीजें जो भी हैं। सो स्टडीज कंडक्टेड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद शोड दैट द लोकल पॉपुलेशन subsist on the millet Panicum milleri, locally known as gondi, which gets contaminated with wheat seeds of crotalaria, locally known as junjunu. On chemical analysis, Junjunu seeds were found to contain pyrrolizidine alkaloids, which are hepatotoxins. The symptoms include rapidly developing ascites and jaundice. तो एक स्टडी हुई थी जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद वालों ने की थी, कि जो लोकल पॉपुलेशन होती है वो क्या है, सबसे मतलब वो क्या है, मिलेट्स लेती है अपनी डाइट में। सो उससे क्या होता है, मिलेट्स जो है तुम्हें पता है क्या है, हमारी जो भी हमारी इट्स अ वैरायटी ऑफ स्मॉल सीड ग्रासेस जो हम लेते हैं, सीरियल्स जैसे जो ग्रेन्स हो गई, तो वो चीजें हम लेते हैं। तो उसमें उन्होंने बोला कि जब भी सीड्स लेता है तो वो क्या होता है, वो हमारी जो वीट सीड्स होती हैं उसके साथ वो कंटेमिनेटेड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं झुनझुनू सीड्स। झुनझुनू सीड्स के साथ अगर वो वहां पे हो तो वो क्या होता है, हमारा कंटेमिनेट हो जाता है। बिकॉज जो झुनझुनू सीड्स होती हैं उसमें हमारा पायरोलिजिडिन एल्कलॉइड्स जो होते हैं वो उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ग्रेन्स है या जो हमारी सीरियल्स पल्सेस जो भी हम लेते हैं उसमें हमारी हेपेटोटॉक्सिन्स मतलब हेपेटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब हम करते हैं अमाउंट, एक्सेस अमाउंट में हम उनको कंज्यूम करते हैं, तो देयर में भी चांसेस कि उससे हमें क्या है, कोई भी एसाइटिस या फिर जॉन्डिस पेशेंट में हो सकता है। सो क्या है, मिलेट जब हम लेते हैं अगर उसमें हमारी जो झुनझुनू सीड्स हैं अगर वो उसमें मिल जाए, तो देयर में भी चांसेस कि झुनझुनू सीड्स में हमारा पायरोलिजिडिन एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। हेपेटोटॉक्सिन्स मतलब उसमें जो टॉक्सिन्स है वो एक्सेस अमाउंट में उसमें मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसकी कंजप्शन करते हैं तो पेशेंट को एसाइटिस या फिर जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स में हमने क्या किया, एजुकेटिंग द पीपल इन द अफेक्टेड एरिया अबाउट द डिजीज, द वीडिंग ऑफ द झुंझुनू प्लांट्स व्हिच ग्रू अलोंग विद द स्टेपल फूड क्रॉप। तो हमने उनको एजुकेट किया पीपल को अफेक्टेड एरियाज में जहाँ पे ये चीज हो रही थी, कि उनको जो झुंझुनू प्लांट है उनको वो चीज अपने वहां पे नहीं लगानी चाहिए, अगर बिकॉज वो स्टेपल फूड क्रॉप के साथ खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो हमने उनको एजुकेट किया कि वो जो झुंझुनू सीड्स प्लांट्स हैं उनको क्या करें, वो डिवीड कर दें, उनको वो लगाए ही ना। देन आता है हमारा फ्लोरॉइड्स।
फ्लोराइड, सॉरी। सो फ्लोराइड्स क्या है हमारे, फ्लोराइड भी एक आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स फ्लोरीन होती है हमारी, जो हमारी नेचर में इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और मेनली ये हमारी मिनरलाइजेशन करती है हमारी बोन्स और हमारी टीथ की मिनरलाइजेशन में। हमारा जो फ्लोराइड होता है इज एसेंशियल एंड इट विल सपोर्ट द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स एंड टीथ। फ्लोरोसिस डिजीज हमें हो जाता है जब हम कोई भी कंटेमिनेटेड वाटर जो है अगर हम उसको ड्रिंक कर लें, तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को फ्लोरोसिस हो जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा, अगर हमारे वाटर में फ्लोराइड कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव में है, एक्सेस में है, और अगर हम उस वाटर को इनटेक करते हैं तो देयर में भी चांसेस कि पेशेंट को फ्लोरोसिस हो सकता है। टॉक्सिक इफेक्ट्स आर सीन इन द टीथ एंड बोन, और जिसकी वजह से हमारी जो टॉक्सिक, क्योंकि अगर फ्लोराइड बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे, और जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होंगे वो हमारे बोन्स और हमारी टीथ में इजीली देखने को मिलेंगे। डेंटल फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस में क्या है हमारा, डेंटल फ्लोरोसिस अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसमें क्या है, सबसे पहले तो ये मेनली हमारे जो टीथ होते हैं उसकी मिनरलाइजेशन करता है। तो डेंटल फ्लोरोसिस में क्या है, इट्स अ कंडीशन जिसमें क्या है हमारा जो इनेमल टूथ होता है उसकी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाती है, और इसमें मेनली ये चिल्ड्रंस में होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा, अगर हमारा फ्लोराइड जो है वो टीथ में या इनेमल में अगर वो बहुत ज्यादा अकोमुलेट होने लग जाए, तो जो हमारे उसकी अपीयरेंस होती है प्लस उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल ही चेंज होता हो जाता है, वो येलोइश कलर का बनने लग जाता है, और मोस्टली ये 8 इयर्स और यंगर्स में ये ज्यादा होता है। देन आता है हमारा स्केलेटल फ्लोरोसिस। स्केलेटल फ्लोरोसिस की हम बात करें तो स्केलेटल में हमारी आती है बोन्स। तो मेनली ये हमारी बोन्स की मिनरलाइजेशन भी करता है, पर अगर हमारा जो फ्लोराइड है उसका कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उससे क्या हो जाता है, हमें हाइपर ऑस्टोसिस या फिर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, कि जो भी पेशेंट है अगर उसने फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज्यादा ले लिया है तो उससे हमारी बोन्स जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगी, और देयर में भी चांसेस की पेशेंट को हाइपर ऑस्टोसिस या फिर हाइपर ऑस्टोसिस के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी चांसेस पेशेंट में रहते हैं। हाइपर ऑस्टोसिस इज नथिंग बट इट्स एन एक्सेसिव ग्रोथ जो है हमारी बोन की, मतलब जितना नॉर्मल होता है उससे एक्सेसिव में हमारी बोन जो है वो ग्रोथ होने लग जाएंगी, एंड इट मे लीड टू एक्सटोसिस। ठीक है, मेनली ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हमारे होते हैं। Prevention of toxic fluorosis. Toxic fluorosis can be prevented only by removing fluorine by from the water supplies by treatment with activated carbon or by some other suitable absorbent. हम फ्लोरोसिस को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कि हम ऐसे ही प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो हम वाटर कंजप्शन कर रहे हैं अगर उसमें फ्लोराइड कंटेंट बहुत ज्यादा है तो हम उस कंटेंट को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, बाय ट्रीटमेंट विद एक्टिवेटेड, या तो हम उसमें कार्बन डाल दें या फिर कुछ सुटेबल एब्जॉर्बेंट्स होते हैं, अगर वो हम उसमें ऐड ऑन कर दे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हम जो फ्लोरोसिस है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कुंजन, ये इसी इसी चैप्टर में है क्या, सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड्स? कुंजन, कैन यू प्लीज टेल मी, आई एम आस्किंग। यस मैम। यस मैम, ओके, ये इसी चैप्टर में है। वेट 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 वेट, हाँ मैम ये इसी, एक्चुअली इसी चैप्टर, हाँ जी इसी चैप्टर में है। मैंने इस चैप्टर की सारी पिक्स आपको रिलेटेड भेज दी है। यही है, इसी में ही है। ओके। ओके। सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड, सेफ हैंडलिंग आई थिंक हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं, सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड्स। तो सेफ हैंडलिंग ऑफ फूड्स के लिए व्हाट आर द सेफ हैंड फूड हैंडलिंग प्रैक्टिसेस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। सो देयर आर मेनली 10 रूल्स ऑफ सेफ फूड प्रैक्टिसेस। फर्स्ट इज चूज फूड प्रोसेस्ड फॉर सेफ्टी। सबसे पहले हमें ऐसा फूड चूज करना है जो हमारी सेफ्टी के लिए प्रोसेस्ड हुआ है। कुक फूड थोरोली, वी हैव टू कुक फूड थोरोली, मतलब ना तो उसको अंडर कुक रखना है ना उसको ओवर कुक करना है। जिस अगर अंडर कुक रखेंगे तब भी प्रॉब्लम है, ओवर कुक करेंगे तब भी प्रॉब्लम है। ईट कुक्ड फूड इमीडिएटली,
जब भी हम फूड को कुक करें हमें उसको इमीडिएटली हमें उसकी कंजप्शन करनी है। ऐसा नहीं है कि सुबह बना के रखा है फिर हम उसको रात को खा रहे हैं, बिकॉज क्या होता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो कर सकते हैं जिसकी वजह से वो कंटेमिनेट हो सकता है। तो वी हैव टू ईट कुक्ड फूड इमीडिएटली, स्टोर कुक्ड फूड केयरफुली। अगर हम उस चीज को बना के रख भी रहे हैं तो वी हैव टू स्टोर दैट फूड केयरफुली। अगर उसको फ्रीजिंग पॉइंट में रखना है तो फ्रीजिंग में ही रखना है, अगर उसको रूम टेम्परेचर में रखना है तो उसको वैसे ही हमें स्टोर करना है। रीहीट कुक्ड फूड थोरोली, अगर हमने उसको स्टोर करके रखा है तो जब तुम्हें उसकी कंजप्शन करनी है तो यू हैव टू रीहीट दैट कुक्ड फूड थोरोली, वी हैव टू रीहीट द कुक। ऐसे नहीं है कि बिना गर्म करके ही उसको खा लेना है, अगर उसमें कुछ एक्सटेंड तक कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगी तो जब हम उसको रीहीट करेंगे तो वो क्या है चेंज हो जाएंगी या फिर वो डाई कर जाएंगी, तो जिसकी वजह से वो फूड जो है वो कंटेमिनेटेड नहीं रहेगा। अवॉइड कॉन्टेक्ट बिटवीन रॉ फूड एंड कुक्ड फूड, अगर तुमने कोई भी कच्चा खाना या फिर कुक्ड फूड रखा है तो अवॉइड कॉन्टेक्ट बिटवीन द रॉ फूड एंड कुक्ड फूड, मतलब उनको मिक्स अप नहीं करना है। यू हैव टू वॉश हैंड रिपीटेडली, तुम्हें क्या है जब भी तुम खाना बना रहे हो या बीच में तुम ऐसी कुछ काम कर रहे हो तो यू हैव टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली एंड रिपीटेडली, जिसकी वजह से तुम्हारा खाना जो है वो कंटेमिनेट ना हो। कीप ऑल किचन सरफेसेस क्लीन, जो भी तुम्हारा जहाँ पे तुम खाना बना रहे हो या रख रहे हो वो जो सरफेस है वो तुम्हें अच्छे से क्लीन करके रखना है। मेनली यू हैव टू वॉश योर हैंड्स एंड द सरफेस ऑफन, मतलब तुम्हें अपना जो सरफेस है प्लस तुम्हें जो अपना हैंड्स है वो प्रॉपरली वॉश करते रहना है, ताकि वहां पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट हो तो तुम उसको किल कर सको। और try to wash your hands with warm water and soap for at least 20 seconds before and after handling the food. You have to wash your hand with warm water और soap for at least 20 seconds जब भी तुम खाना बनाने लगे हो या फिर आफ्टर खाना बना चुके हो या फिर तुम किसी फूड को हैंडल कर रहे हो, बिफोर और आफ्टर हैंडलिंग द फूड। तो ये सारी चीजें जो है वो तुम्हें हमेशा अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी तुम फूड हैंडलिंग कर रहे हो तो उसको तुम्हें कैसे फूड हैंडल करना है। अगर तुम उसमें कुछ भी प्रॉब्लम करते हो तो देयर में भी चांसेस कि उसमें कोई भी कंटेमिनेशन हो जाती है। देयर आर मेनली 5 कीज टू सेफर फूड, 5 कीज कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज द कीप क्लीन, कीप योर सेल्फ क्लीन एंड कीप द सर्फेसिस क्लीन जहाँ पे तुम अपना खाना बना रहे हो या रख रहे हो। स्प्रेड रो एंड कुक, जो भी रॉ और कुक्ड फूड है उसको हमेशा सेपरेट करके रखना है, उसको कभी भी मिक्सअप नहीं करना है। यू हैव टू कुक थोरोली, देन कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर, जो भी उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, अगर फ्रीजिंग है या फिर उसके लिए रूम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है तो तुम्हें जो भी फूड है उसको सेफ टेम्परेचर में रखना है। यूज सेव वाटर एंड रॉ मटेरियल्स, तुम्हें अच्छे से जो वाटर कंजप्शन है वो भी अच्छे से करनी है, सेव वाटर लेना है और रॉ मटेरियल्स जो है वो भी तुम्हें अच्छे से यूज करने हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो तुम क्या है अच्छे से यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड बीएससी? यस मैम। ओके ठीक है बीएससी, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी हम कल करते हैं, ठीक है? मुझे अटेंडेंस भेज देना। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क। टेल मी। नो मैम। तुम्हें कभी कुछ पूछना ही नहीं होता है। चलो ठीक है, अटेंडेंस भेज देना मुझे। गुंजन ले लिया तूने आंसर? हाँ मैंने ले लिया, लीव कर दो। ओए मैंने ले लिया। ठीक है योगिता, तू भेज रही है, मैं भेज रही हूँ, मेरे में पूरे बच्चे हैं। किसके में? तेरे में है? तेरे में कितने पहले ये बता। 35। मेरे में टोटल है। चल तो यार देख लो, मैंने क्योंकि अभी ज्वाइन, यार मैंने अभी ज्वाइन करा तो फिर पहले तो एक बार देख लो। गुंजन तू तू कर है दे। ठीक हूँ है। मैं। हाँ हाँ तू हाँ कर दे। मैंने ले ली थी। ठीक है। ठीक है ठीक।